तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थे कि कार हॉरिजॉन्टल सर्किल ले रही है, ध्यान रखना। गुड इवनिंग। और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन केवल AR है, टुवर्ड सेंटर। हाँ, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो 3 तरीके से मिल सकता है, ये मैंने बताया था। क्यों? केवल फ्रिक्शन, केवल बैंकिंग, या फिर दोनों से। उज्जवल, रिकैप हो गया बेटा? समझ में आ गया? कार हॉरिजॉन्टल सर्किल ले रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ए सिर्फ AR है टुवर्ड सेंटर, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो केवल फ्रिक्शन से मिलेगा, या केवल बैंकिंग से मिलेगा, या फिर दोनों से मिलेगा। अब चलते हैं केवल फ्रिक्शन से जब मिलता है। ओनली फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहली बात, इसमें ना 2 स्पीड्स क्रिटिकल होती है बेटा, जो है 2 स्पीड्स क्रिटिकल। एक होती है V1 और एक होती है V2। अब तुम कहोगे V1 क्या चीज होती है? V1 वो मैक्सिमम स्पीड होती है जिसके बियॉन्ड कार स्लिप कर जाती है। मैक्सिमम स्पीड बियॉन्ड विच कार स्लिप्स या स्लाइड्स, कुछ भी कह लो। और बाहर को करती है, ये ध्यान रखना, आउटवर्ड्स। तुमने देखा नहीं कई बार बेटा, जो है ये बताओ कि अगर बहुत तेज तुम सर्किल ले रहे हो कार में, तो कार बाहर को स्लाइड करने लगती है। बताओ कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है कि अगर तुम बहुत तेज स्लाइड करोगे, बहुत तेज सर्किल लोगे बेटा, जो है तो एक स्पीड के बाद क्या होगा, तुम बाहर को जो है कार क्या होती है, स्लाइड करना शुरू कर देती है। ये हो गया तीसरा। V2। V2 वो मैक्सिमम स्पीड है जिसके बियॉन्ड कार टॉपल कर जाती है, कई बार पलट जाती है। कभी कभी तुमने देखा होगा कार पलटी भी होती है। अगर मान लो सर्किल ले रहे हो आप और बहुत तेज चला रहे हो आप, जो है तो कभी कभी कार रेस में नहीं देखा तुमने? एक बात बताओ, कार रेस में तुमने दोनों चीज देखी होंगी बेटा, वहां पे खूब सर्किल होते हैं ना, कभी कभी तो स्लाइड करती है कार और कभी पलट जाती है, जो है अगर आप देखोगे तो पलट जाती है बेटा, जो है तो मैक्सिमम स्पीड बियॉन्ड विच कार टॉपल्स। अभी इसको पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो ये तो 2 स्पीड से हो गई। अब फोर्थ चलते हैं। एक बात बताओ कि जब तुम रोड डिजाइन करोगे या कार डिजाइन करोगे, तो V1 और V2 को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहोगे ना? नहीं, हाँ मैक्सिमम होगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें तुम V1 और V2 को
मैक्सिमम रखना चाहोगे। लेकिन जब तुम कार ड्राइव करोगे तो अपने कार की जो स्पीड है वो V1 और V2 दोनों से कम रखोगे ना। ये बताओ, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार V को तुम V1 से भी कम रखोगे और V2 से भी कम रखोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं बेटा, जो है कि केवल फ्रिक्शन से तुम सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हो। इसका मतलब रोड को बिल्कुल हॉरिजेंटल मान के चल रहे हो। हाँ अभी बता रहा हूँ, रोड को बिल्कुल हॉरिजेंटल मान के चल रहे हो, पहले सुन लो, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा इस केस में तुम्हारे पास दो क्रिटिकल स्पीड्स आती हैं। V1 वो मैक्सिमम स्पीड है जिसके बियॉन्ड कार बाहर को स्लाइड कर जाएगी, और V2 वो मैक्सिमम स्पीड है जिसके बियॉन्ड कार टॉपल कर जाएगी। तो जब आप रोड डिजाइन कर रहे हो या फिर कार डिजाइन कर रहे हो तो V1 और V2 को तुम ज्यादा से ज्यादा रखना चाहोगे। उज्जवल तू एक बात बता, तूने अगर V1 को मान ले 10 किलोमीटर पर आवर रख दिया तो तू अपने कार की स्पीड जैसे ही 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा करेगा तेरी कार स्लाइड कर जाएगी। अब बता, तू कम रखेगा या ज्यादा रखेगा V1 को, बता। अगर तूने मान ले V1 को 10 किलोमीटर पर आवर रखा मान ले, तो जैसी तेरी कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी तो कार स्लाइड नहीं कर जाएगी, बता जो है उज्जवल। अब समझ में आया कि नहीं आया। जब तू रोड डिजाइन करेगा या कार डिजाइन करेगा तो एक बात बता कि जो है क्यों उसमें तू V1 और V2 को क्या रखेगा, बता, ज्यादा से ज्यादा रखेगा ना तू जो है। कई बार मोड़ों में तूने देखा भी होगा ना, मोड़ों में नहीं लिखा रहता है स्पीड लिमिट, लिखा रहता है मोड़ पे। क्यों? जहां पे शार्प टर्न होता है बेटा जो है, तो वहां पे नहीं लिखा रहता है स्पीड लिमिट बेटा जो है। तो वही तो हो गई ये, एक तरीके से यही तो हो गई बेटा जो है, ये कह रहे। ठीक। लेकिन जब तुम कार ड्राइव करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी कार की स्पीड दोनों से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो कहते हैं ये कह रहे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब V1 और V2 बता देता हूँ कैसे देखें। पहले देखो ये सड़क कैसी है बेटा जो है, ये है ऐसे मान लो, ये हॉरिजेंटल सड़क है, ध्यान रखना। ये हॉरिजेंटल रोड है और यहाँ पे एक तरीके से ये होगा ना, ये कार होगी बेटा जो है। क्यों? ये समझ में आ रहा है, बताओ, ये ऐसे टर्न ले रही है बेटा जो है। फिगर समझ में आया कुछ, थोड़ा नहीं आया, बताओ। बताओ ये फिगर क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ बेटा, ये बताओ जो है। ये हो गया ना। तो इसमें ये बताओ फ्रिक्शन इधर को लगेगा ना, बता। फ्रिक्शन इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, बता जो है। फ्रिक्शन इस साइड में लगेगा। अब मेरे को ये बता कि जो mv² अपॉन r है जो तुम्हें चाहिए, हाँ ध्यान रखना, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। बताओ ये क्लियर है? गोभी बता, इतना फोर्स तुझे चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है, और इतना फोर्स तेरे पास अवेलेबल है। क्यों? ये अवेलेबल है, ये हो गया। इसका मतलब इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू mg के इक्वल होगी। क्यों? लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। कोई डाउट? बताओ, म्यू टाइम्स mg हो गया तो m यहाँ से देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो v आया वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी आ गया। क्यों? ये आ गया। तो एक बात बताओ, जो पहली स्पीड में डिजाइन कर रहा हूँ वो रूट म्यू आर जी नहीं होगी, बताओ फिर, ये बताओ। देयरफॉर जो V1 हो गई वो अंडर रूट ऑफ
म्यू आर जी आ गई कि नहीं आ गई बताओ जो है, ये हो गई बस हो गई। उज्जवल बता बेटा जो है, बता, समझ में आ गया ना, ये हो गई बस पहली स्पीड ये हो गई पहले जो है, ठीक है। अच्छा ये वाली जो स्पीड है वो म्यू डिपेंडेंट है ना, अगर तू देखेगा तो v1 किस पे डिपेंड कर रही है बेटा जो है, v1 डिपेंड्स अपॉन म्यू कह लो। और म्यू किस किस के बीच में, बिटवीन टायर एंड रोड। हाँ, टायर कौन डिजाइन करेगा, एमआरएफ, एमआरएफ के टायर। और रोड कौन डिजाइन करेगा, पीडब्ल्यूडी। हाँ बस हो गया। तो इसका मतलब एक तरीके से एमआरएफ और पीडब्ल्यूडी ये डिसाइड करेंगे कि V1 कितना रखना है, बस ये हो गया। अब चलते हैं V2। इसमें उससे पहले लेकिन एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा हमें, जो बाद में रोटेशन में भी आ सकता है, वो सुन लो क्या है। कि अगर बॉडी एक्सीलेटेड है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब एक्सीलेशन अगर उसका 0 है, और तुम चाहते हो कि वो रोटेशनली जो है ना बैलेंस रहे, रोटेशनली बैलेंस है, अब तुम कहोगे यार ये रोटेशनली बैलेंस क्या चीज होती है जो है, तो देखो बेटा जो है ना, जैसे तुम एक बात बताओ, ये है, इस पे मैंने फोर्स ये लगाया और इतना ही फोर्स इधर लगाया, तो इस पे तुम्हें दिख रहा है कि नेट फोर्स तो 0 है, एक्सलेशन 0 है, लेकिन ये रोटेशनली बैलेंस नहीं है, घूम जाएगी। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ समझ में आ गया बेटा, ये बता जो है, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है, ठीक है। इट इज नॉट रोटेशनली बैलेंस्ड, ये कह रहा हूं मैं, नॉट रोटेशनली बैलेंस्ड। तो क्या कह रहा हूं सुनो, अब ध्यान से सुनना। तो अगर एक्सलेशन 0 है ना, तो इसको रोटेशनली बैलेंस करने के लिए, समझे ना, इसको रोटेशनली बैलेंस करने के लिए तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर सकते हो। नेट टॉर्क या नेट मोमेंट, टू कीप इट रोटेशनली बैलेंस्ड, नेट मोमेंट या नेट टॉर्क शुड बी 0। वो फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो, अबाउट एनी पॉइंट। जैसे यहाँ पे नहीं होगा, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे नेट टॉर्क 0 नहीं आएगा। उज्जवल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, इस वाली फिगर में अगर तू देखेगा कोई भी पॉइंट लेगा तो उसमें नेट टॉर्क तेरा 0 नहीं आएगा जो है, नहीं है, तो इसीलिए वो रोटेशनली बैलेंस नहीं है जो है। जैसे तू एक बात बता, मैं अगर इसके अबाउट मोमेंट लूँ तो क्या नेट मोमेंट 0 आ रहा है, ये बता,
ये बता, इसके अबाउट अगर मैं नेट मोमेंट जीरो करूं तो क्या जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा ना। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, क्यों? इसी टाइप से अगर मैं इसके अबाउट करूं तो भी जीरो नहीं आ रहा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं बेटा जो है, ये हो गया। लेकिन अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, इफ एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, but you want it to be rotationally balanced. तो फिर जो नेट मोमेंट होना चाहिए, इट शुड बी जीरो अबाउट सेंटर ऑफ मास बेटा जो है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ भी कह लो, अभी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कह लो। 2-3 बार रिपीट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे तू एक बात बता, तू अपनी कार में जा रहा है बेटा जो है, ठीक है, तो अपनी कार में जा रहा है और कार को एक्सिलरेट कर रहा है, लेकिन रोटेशनली थोड़ी तो तेरी कार घूम रही होती है। ये बता, तेरी कार कोई टॉपल कर रही होती है? उज्जवल ये बता कि अगर तू कार में मान ले एक्सिलरेट हो रहा है बेटा, ये बता, तू कार में मान ले एक्सिलरेट हो रहा है, लेकिन टॉपल तो नहीं कर रहा ना। क्यों? एक्सिलेट हो रहा है लेकिन टॉपल थोड़ी कर रहा है जो है। तो मैंने जैसे कहा कि नेट मूवमेंट किसके अबाउट जीरो होने चाहिए। हाँ हाँ, नेट मूवमेंट किसके अबाउट जीरो होने चाहिए? जीरो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं बेटा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? वो बाद में आएगा, अभी चिंता मत कर तू जो है ना गोपी, तेरे साथ यही बस परेशानी है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन ले बेटा जो है, कि अगर बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो है, इक्विलिब्रियम पे है, और तू चाहता है कि वो रोटेशनली भी इक्विलिब्रियम पे रहे, तो फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर बॉडी में एक्सीलरेशन है, समझ गए ना, अगर बॉडी में एक्सीलरेशन है तो फिर नेट मोमेंट, और लेकिन रोटेशनल तेरे को इक्विलिब्रियम चाहिए, समझ गए ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, तो फिर नेट मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए बताओ जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहा हूँ, सुन ले बेटा जो है, एक्सीलरेशन जीरो है और तू चाहता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे रहे, रोटेशनल, रोटेशनली बैलेंस्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ कि तुम्हें किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो करना पड़ेगा, बताओ बताओ, इस कंडीशन में किस पॉइंट के अबाउट जीरो करना पड़ेगा। हाँ, तो उस केस में समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इसको जीरो करना पड़ेगा। और अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है लेकिन तू चाहता है कि रोटेशनली बैलेंस रहे, अब बताओ किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो करना पड़ेगा। हाँ, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
इसको 0 होना पड़ेगा। उज्जवल, अब बताइए, समझ में आ गया बेटा? पिछली सारी बातें भूल जा और ये स्लाइड याद रख। बता जो है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता जो है, ये हो गया ठीक। अब मुझे ये बता कि कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रही थी, तो ये एक्सिलरेटेड थी या नहीं थी? पहले बता, एक्सिलरेटेड थी या नहीं थी? बता, ये एक्सिलरेटेड थी या नहीं थी? एक्सिलरेटेड थी। इसका मतलब अगर तू चाहता है कि वो टॉपल ना करे, तो फिर किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 करना चाहिए? हाँ बेटा, ये है कहानी। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट शुड बी 0। ये हो गया। बता उज्जवल, समझ में आया तेरे, नहीं आया? तेरे समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? बता मुझे। समझ में आ गई तेरे? अब चलते हैं हम V2 निकालने में। बेटा ऐसे होती है फिजिक्स। तू तो सोचता है ना, तू सर को लेता है बड़े लाइटली। मैंने देखा है तू कई बार बात करता है अपने दोस्तों से कि अरे मैं तो खाली चक्करों में पड़ गया सर के, जान पहचान के चक्कर में पड़ गया, है ना? और सर ने कोई दम नहीं है सर में जो है। खाली पापा ने जो है जान पहचान के चक्कर में मेरे को फंसा दिया। अब देखना है बेटा जो है, ये ऐसे सर्किल ले रहा है। एक बात बता, इसको मैं इनर व्हील कह दूं? वो भी बता। और ये वाले आउटर व्हील हो गए। अच्छा वैसे दो हैं, मैंने एक ही तरफ के बनाए, ये एक्चुअली में दो हैं बेटा, एक सामने और पीछे वाले, समझ गया ना? ये एक नहीं होगा बल्कि दो होंगे जो है, 2 ईच। एक्चुअली में 2D में मजबूरी है ना, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। क्यों? ये हो गया। अब सुन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे mg लगा। या एक काम करता हूँ, थोड़ा ना बड़ी फिगर बनाता हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा है बेटा जो है, इसमें अभी मेरे को मजा नहीं आया। देखो यहाँ पे तो लगा mg, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलवा ये है। और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर व्हील, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन आउटर व्हील। और इधर को जो फ्रिक्शन था वो mv² अपॉन r दे रहा होगा। क्यों? ये हो गया। और एक काम करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस a और a ले लेते हैं, ठीक है? और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है ये h ले लेते हैं। पहले बताओ फिगर समझ में आई या नहीं आई? बताओ, ये ऐसे टर्न ले रही है, बताओ फिगर समझ में आई या नहीं आई? मिहिका तू बता बेटा, फिगर क्लियर है या नहीं है? फिगर क्लियर है या नहीं है, पहले ही बता बेटा जो है।
गोपी, उज्जवल, मिहिका, बताओ बेटा ये फिगर क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ जो है इनर व्हील और आउटर व्हील्स कौन कौन से हैं, कैसे चल रहा है बेटा जो है, क्लियर है ना, फिगर तो क्लियर है ना। अब सुनो, ये बताओ, अबे उल्लू गधा तू भी बस यार, तू क्या करूं मैं तेरे को, मैं परेशान हो गया तेरे लिए, तेरे लिए हो गया परेशान बेटा जो है। अब मैं 3D एनिमेटर थोड़ी हूँ कोई, तू एक बात बता, मैं 3D एनिमेटर हूँ क्या। ये बता, ये कार है बेटा जो है, एक व्हील यहाँ पर है, एक व्हील यहाँ पे रहा होगा, एक व्हील यहाँ पर है और एक व्हील इधर रहा होगा। तो इन दोनों व्हील्स को, ये और ये, इनको मैंने इनर व्हील्स कहा है, और इन दोनों को मैंने आउटर व्हील कहा है। और मैं यहां से देख रहा हूं, समझ गए ना, यहां से देख रहा हूं, तो मेरे को ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। बता बेटा जो है, ये बता यहां से मुझे क्या दिखाई देगा, बता जो है मेरे को क्या दिखेगा जरा बता, यहां से अगर मैं देखूंगा सामने से क्या दिखेगा मेरे को, सामने से मेरे को ये नहीं दिखेगी फिगर, बता जो है ये है, ये दो व्हील्स ही आ गए, हाँ, और ये दो व्हील्स ही हो गए। अब बता, और ये ऐसे घूम रही है, ये सड़क है ना पूरी, ये सड़क है बेटा जो है पूरी, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे कह ले जो है। अब बता कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगली बार जब मिलेंगे तो मैं तेरे को करके दिखा दूंगा जो है, कार को जो है, ठीक है ना, तू नीचे जो है बैठ जाना, कार के नीचे टायर को देखना आराम से बेटा जो है, और मैं सर्किल लूंगा, तू और मैं चलेंगे पार्क में कहीं चलेंगे जो है, समझ गया। तू नीचे बैठ के टायर देखना आराम से जो है। तो अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मीका, तेरे समझ में आई बेटा बात, ये बता जो है, फिगर क्लियर हो रही है। तो अब मैं बना रहा हूँ इक्वेशन बना रहा हूँ बेटा, ये बताओ एन आई प्लस एनओ की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी ना। कलर चेंज कर लेता हूँ चलो, ये बताओ मैं एन आई प्लस एनओ की वैल्यू एम जी कह दूं, और ये इक्वेशन तुम्हें क्या नाम दूं इसको मैं बताओ, ये इसका क्या नाम अच्छा लगेगा बताओ जो है। गोपी, हाँ, इसका नाम अच्छा लग रहा है मुझे, कैंसिल इक्वेशन। और ये बताओ कि ये जो फ्रिक्शन है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये आर है हाँ बेटा ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको नॉर्मली मैं क्या बोलता हूं बता जो है, इसको मैं बोलता हूं प्रोवाइड इक्वेशन। हाँ, और तुम्ही ने मेरे को बताया कि एक्सीलरेशन इसमें 0 नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि कोई टॉपलिंग ना हो, हाँ, कोई टॉपलिंग ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बता, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको 0 करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रही, इसका मोमेंट तो 0 आ जाएगा ना, ये बता एम जी का मोमेंट 0 आएगा कि नहीं आएगा गोपी, बता गोपी, एम जी का मोमेंट 0 आएगा। अब ये बता कि एन आई का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज सॉरी, नहीं होता, हाँ एन आई का मूवमेंट क्लॉकवाइज आएगा। और जरा देखना फ्रिक्शन का मूवमेंट भी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तेरे को, देख देख फ्रिक्शन वाले फोर्स का मूवमेंट भी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, क्यों, लेकिन जो एनओ का मूवमेंट है, एनओ का मूवमेंट किधर को आ रहा है बता जो है,
ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। उज्जवल बता बेटा, जरा देख इस पॉइंट के अबाउट देख, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट तो हो गया 0, Ni का मोमेंट क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का मोमेंट क्लॉकवाइज, NO का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल कर रहा हूं, तो इसका मतलब Ni इंटू ए प्लस फ्रिक्शन इंटू एच इक्वल टू NO इंटू ए। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? इक्वेशन बताओ ये वाली क्लियर है कि नहीं है? सारी इक्वेशन क्लियर है ना? ठीक, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, ये सारी इक्वेशंस को नई स्लाइड में लिख रहा हूँ, नई स्लाइड में लिख रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। देख, एक तो था Ni प्लस NO, ये तो था Mg के इक्वल। दूसरा फ्रिक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r था। क्वेश्चन में थोड़ा पूरा समझ नहीं पाया बेटा जी, इक्वेशन ऑफ मोशंस एट ऑल, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा मेरा, क्या पूछना चाह रही है। एनीवे ये हो गया, फ्रिक्शन हो गया mv स्क्वायर अपॉन r, और एक मैंने ये बताया कि Ni इंटू ए प्लस mv स्क्वायर अपॉन r इंटू एच इक्वल टू NO इंटू ए। ये इक्वेशंस क्लियर हो गई हैं? बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो मेरी समझ नहीं आ रहा ना। विच इक्वेशंस ऑफ मोशन, विच इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा, वो तो डिफरेंट होती है एक्चुअल में। वो तो क्या होती है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, समझ गए ना। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है। तो एक बात बता, जैसे ये है बेटा जो है, मैंने कल किया था ना, एक्सेलरेशन इधर को है, फिर इधर को है, फिर इधर को है। अब समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है, ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ है बेटा जो है, ये कह लीजिए, ठीक है। तो उनको इससे रिलेट मत कर जो है, ये हो गया। अब सुनो, ये 3 इक्वेशन बनी, राइट। बट तेरा मेरे को बेसिक वो समझ में आ गया। मैं थोड़ा सोच के तेरे और कभी क्लियर करूंगा कंसेप्ट, तो कहाँ पे कंफ्यूज हो रही है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब सुनो इसमें क्या है, एन ओ की जरा वैल्यू देखना, एन आई सॉरी, एन आई की वैल्यू जरा देखना, ये बन रही होगी बेटा एन ओ माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एच अपॉन ए। जरा देखना ये है कि नहीं है। गोपी भैया बता, ये इक्वेशन बनी? एन आई इक्वल टू, जरा देख बेटा जो है, एन आई ये बनी। अब मैं इस इक्वेशन से कंक्लूजन निकाल रहा हूं कुछ। सबसे पहला, इनर व्हील्स में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो आउटर व्हील से कम आ रही है। जरा देखो, देखो भी, इनर व्हील्स में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो आउटर व्हील से कम आ रही है, ठीक। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कभी, कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो एक तरीके से प्रेशर टाइप की चीज होती है।
अगर तुम कार को सर्किल में घुमाओगे तो अंदर वाली व्हील पे प्रेशर कम आएगा बेटा, ध्यान रखना जो है। और ये बता कि अगर प्रेशर कम आएगा तो टायर का जो वियर एंड टियर होगा वो भी कम होगा ना उज्जवल, बता। अगर तू कार को सर्किल में घुमाएगा, अगर तू कार को सर्किल में घुमाएगा तो इनर व्हील पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, इसका मतलब वियर एंड टियर भी क्या होगा, अंदर वाली व्हील पे कम होगा। और तेरे को विश्वास नहीं होता तो तू एक काम करना, गाड़ी को ना, किसी गाड़ी को पकड़ लेना, किसी पड़ोसी की गाड़ी ले लेना और उसको 1 साल तक सर्किल में घुमाते रहना बेटा जो है, समझ गया ना, 1 साल पूरी सर्किल में घुमाना। तो तू देखना कि अंदर वाले टायर कम घिसेंगे और बाहर वाले टायर ज्यादा घिसे होंगे। गोपी, तेरे समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? फरीदाबाद में यही काम करना बेटा, पड़ोसी की कार लेके 1 साल तक उसको तू सर्किल में घुमाते रहना, तो तू देखना बाहर वाले टायर तेरे ज्यादा घिसेंगे बेटा जो है। ये हो गया। अब दूसरी बात सुन। अब बाय द वे पड़ोसी तेरे को मारे ना, तो ये मत कहना कि पांडे सर ने बताया था, किसी दूसरे का नाम ले देना जो है, समझ गया? ऐसा मत कहना कि पांडे सर ने बताया था बेटा जो है, किसी भी दूसरे का नाम ले देना, केमिस्ट्री मैथ्स वाले सर किसी का नाम ले देना जो है, ठीक। अब दूसरी बात सुन बेटा जो है, अब ये बता कि जैसे जैसे वी को बढ़ाएगा, जैसे जैसे वी को बढ़ाएगा तो देख एनआई और भी कम होता जा रहा है, देख देख जरा, जैसे जैसे वी को बढ़ाएगा तो एनआई और भी कम होता जाएगा ना, एज वी इंक्रीजेस एनआई फर्दर डिक्रीजेस। और एक बात बताओ, कांटेक्ट छोड़ने से जस्ट पहले या टॉपल करने से जस्ट पहले, बात एक ही है, बिफोर टॉपलिंग, जस्ट मतलब टॉपल करते समय, जस्ट टॉपल करते समय एनआई जीरो नहीं हो जाएगा, बताओ? एक बात बताओ, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था ना, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब एक तरीके से कांटेक्ट ही छूट जाएगा बेटा जो है। क्यों कांटेक्ट छूट जाएगा? तो पता है कार कैसे होगी, बताता हूँ मैं, देख तेरे को, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उठा दे रहा हूँ तब समझ में आएगा तेरे। समझ में आया बेटा? कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे तेरा जो है एनआई जीरो हो गया, और इस समय यहाँ पे जो एनओ है ये पूरे का पूरा एमजी के इक्वल हो जाएगा। क्यों पूरे का पूरा एमजी के इक्वल हो जाएगा? तो कार ऐसे पलटेगी, बता क्लियर है कि नहीं है? ये फिगर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बता बेटा जो है। यहाँ पे कांटेक्ट छूट गया, देख ये फिगर समझ में आई गोपी? अंदर वाली व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई। क्यों अंदर वाली व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई? तो वो बाहर की तरफ पलटेगी, ध्यान रखना बेटा जो है। अबे यार मैं ना, तू भी समझ में आ जाती तेरी बात, ऐसे समझ ले, ये कह ले जो है, ऐसे पलटेगी जो है, ऐसे पलटेगी, हाँ, ध्यान रखना ये है बेटा जो है। तो इधर पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ गई है, एनआई जीरो आ गई है, और पूरी की पूरी नॉर्मल रिएक्शन अभी एमजी यहां पर आ गई है। मेका, बता बेटा फिगर समझ में आई कि नहीं आई? अंदर वाले व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई, इसका मतलब कांटेक्ट छूट गया, तो पूरे की पूरी नॉर्मल रिएक्शन बाहर आ गई एमजी के इक्वल, और वो उसी के अबाउट पलटेगी बेटा जो है। तो अब मैं इसमें रख दे रहा हूँ, बस ये वाली वैल्यू में रख दे रहा हूँ, सुन ले। एनआई को मैं जीरो रख दूंगा, एनओ को एमजी रख दूंगा, तो ये क्या हुआ देख, एनआई को जीरो रख दिया, एनओ को रख दिया एमजी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ए बाई एच, तो एम तो चलो कैंसिल हो गया, तो यहां से जो बी आ रहा है वो देखना जरा, अंडरूट ऑफ
जी आर एच बाई ए आ रहा है कुछ, क्यों? अच्छा वहां पे एच बाई ए था ना, हाँ सॉरी 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 सॉरी। तो फिर यहाँ भी उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे था एच बाई ए, तो यहाँ पे ए बाई एच हो जाएगा। जरा चेक करना, अब क्लियर है? क्यों? और ये बता, यही तो मैक्सिमम स्पीड है, दैट मैक्सिमम स्पीड। हाँ, इसका मतलब जो V2 है वो अंडर रूट ऑफ जी आर ए बाई एच के इक्वल है। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आई कि नहीं आई स्पीड? बता बता, ये स्पीड समझ में आई या नहीं आई बेटा, बता जो। समझ में आ गई ना? अब सुन, अब तू जादू देखेगा बेटा, मजे आएंगे तेरे को बहुत, सही बता रहा हूं मैं। V2 की वैल्यू हो गई अंडर रूट जी आर, ए बाई एच। अब देखा, V2 प्रोपोर्शनल टू रूट ए है, V2 प्रोपोर्शनल टू 1/√h है, और V2 को हम एज लार्ज एज पॉसिबल ये रखना चाह रहे हैं। क्यों? अब जरा तू याद कर बेटा, जो है जो रेसिंग कार होती है ना, उनका डिजाइन याद कर जरा। हाँ बेटा, रेसिंग कार का डिजाइन याद कर जरा, जो है रेसिंग कार में एच कम होता है कि नहीं होता, बता जो है उज्जवल। बता, रेसिंग कार जो है पतली नहीं होती है, बता जो है, अगर तू देखेगा रेसिंग कार क्या होती है, एच कम होता है, ए ज्यादा होता है। हाँ, रेसिंग कार में क्या होता है, एच कम होता है, ए ज्यादा होता है बेटा जो है, सो दैट V2 की वैल्यू ज्यादा आ जाए। क्यों? आप समझ में आ गया उज्जवल क्या है? और याद कर, जो सुगर केन ट्रक्स होते हैं, सुगर केन ट्रक्स, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाती है ना। ये बता, शुगर केन जो ट्रक्स होते हैं, गन्ने के जो ट्रक होते हैं बेटा जो है, ये बता उसमें एच बढ़ जाता है। और जरा देखना, एच अगर बढ़ेगा तो V2 कम हो जाएगा ना। हाँ, तो वो जल्दी टॉपल कर जाते हैं, कम स्पीड पे टॉपल कर जाते हैं, समझ गए ना? हाँ बेटा, वो टॉपल कर जाते हैं एट लो स्पीड्स। अब मेरे ख्याल से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। क्यों? एक बार पूरी रामायण दोबारा सुना देता हूं तुम्हें, सुनो। कार हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक्सीलेशन में केवल रेडियल एक्सीलेशन है,
वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ को, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स 3 तरीके से मिल सकता है। केवल फ्रिक्शन से, तो मैंने रोड को हॉरिजॉन्टल ले लिया है। केवल बैंकिंग से अभी आएगा, और दोनों से। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर केवल फ्रिक्शन से मिल रहा है तो दो स्पीड्स बड़ी क्रिटिकल होती हैं, V1 और V2। V1 वो स्पीड जिसके बियॉन्ड कार स्लाइड करती है, और V2 वो स्पीड जिसके बियॉन्ड कार टॉपल करती है। लेकिन टॉपल करते समय इनर व्हील्स पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, और पूरे का पूरा जो mg होगा वो NO पे आ जाएगा, और वो बाहर के अबाउट टॉपल करेगी, आउटर व्हील्स के अबाउट टॉपल करेगी। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि V1 जो निकाला था हमने, वो अंडरूट म्यू RG निकाला था, मतलब म्यू डिपेंडेंट होता है। और जो V2 हमने निकाला वो रूट GR A/H होगा। और मैंने आपसे कहा कि जब हम कार डिजाइन कर रहे हैं या रोड डिजाइन कर रहे हैं तो हम V1 और V2 को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, लेकिन जब कार ड्राइव करेंगे तो फिर अपनी कार की स्पीड दोनों से कम रखेंगे। और V2 में मैंने तुम्हें दो चीज बताई कि अगर हम रेसिंग कार का डिजाइन देखें तो उसमें A ज्यादा होता है, H कम होता है, सो दैट कि V2 की वैल्यू ज्यादा निकले। और शुगर केन ट्रक्स में H बढ़ जाता है तो V2 कम हो जाता है, तो वो कम स्पीड पे क्या हो जाता है, टॉपल कर जाता है। बस हो गया। और एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है लेकिन तुम चाहते हो कि रोटेशनली वो इक्विलिब्रियम पर है, तो फिर तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट 0 कर दो। दूसरा, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 नहीं है लेकिन तुम चाहते हो कि रोटेशनली वो इक्विलिब्रियम पर है, तो फिर केवल किसके अबाउट तुम वो करोगे 0 मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। कोई डाउट है यहां तक, बताओ बेटा जो है, कोई डाउट है? वो भी क्लियर है ना? ठीक। अब इसी पे यहाँ पे एक रीजन और दे देता हूँ। तुमने देखा होगा ना साइकिलिस्ट जो है टर्न पे बेंड क्यों होता है? मान ले साइकिलिस्ट बहुत जिद्दी है और वो बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा, मान ले। ठीक है, उसने कहा मैं तो नहीं हूँगा बेंड। तो देखते हैं कि वो कहाँ फंसेगा। हाँ बेटा देख, अगर वो बिल्कुल बेंड नहीं होता तो कहाँ पे फंसेगा वो। यहाँ पे लगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन भी इधर ही को आएगी, और इधर को लगेगा फ्रिक्शन, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब एक बात बताओ, मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा हूं। तो सुनो, मोमेंट ऑफ n 0 हो गया, मोमेंट ऑफ mg 0 हो गया, लेकिन मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन ये जरा देखना अनबैलेंस्ड रह गया। और क्लॉकवाइज आ गया। उज्जवल जरा देखना, अगर मान ले साइकिलिस्ट बेंड नहीं होता, अगर सपोज करो साइकिलिस्ट बेंड नहीं होता,
और मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट निकालता तो n का 0 आ जाता, mg का 0 आ जाता, लेकिन फ्रिक्शन का इधर को टॉर्क आ जाता। क्यों? इधर को आ जाता बेटा जो है। तो फिर ये बैलेंस कहाँ रहा? क्यों गोपी? गोपी बता बेटा, बैलेंस कहाँ रहा जो है? नहीं होता जो है। लेकिन अगर वो टर्न हो जाता है तो फिर उसकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। देख कैसे। अब वो थोड़ा टर्न हो गया बेटा जो है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ध्यान से देखना। अब देख, एन इधर आ गया, mg इधर आ गया, और फ्रिक्शन ये है। अब जरा देखना, मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं निकालूं तो मोमेंट ऑफ mg तो 0 आ गया, लेकिन देख मोमेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, और मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन वो तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। अब जरा बताओ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे? मीका बता बेटा, समझ में आ रहा है कि अगर वो बेंड नहीं होता, अगर बेंड नहीं होता तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट 0 नहीं आ पाता बेटा जो है। समझ गए ना? वो अगर बेंड हो गया तो फिर क्या होगा? मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या होगा? 0। अब वो एक अलग बात है कि ये जो फ्रिक्शन होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी गोपी? mv² अपॉन r के इक्वल होगी। ये तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि साइक्लिस्ट क्यों बेंड होता है जो है। अब चलते हैं केवल बैंकिंग वाले केस में चलते हैं। ये सुनो, क्या है यार कहानी इसकी? तो बड़ी खतरनाक कहानी है। इसकी कहानी है बेटा बड़ी खतरनाक। समझ गए? ये वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बात बताओ कि अगर मैं केवल बैंकिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल 0 ले रहा हूं ना? क्यों गोपी? नहीं, अगर मैं केवल बैंकिंग की बात कर रहा हूं तो फ्रिक्शन बिल्कुल 0 ले रहा हूं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है देखा जाए तो। क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा ना? कि फ्रिक्शन बिल्कुल ही 0 हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है जो है। ठीक, लेकिन देखो है क्या। इसको ना ऐसे हम पढ़ चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो। ये यही वाला केस तो है बेटा एक तरीके से, ये वाला। देखो जरा, विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बताओ? विजुलाइज कर पा रहे हो ना? वही वाला केस तो आ गया कि नहीं आ गया? मतलब बिल्कुल सेम केस आ गया ना बेटा जो है। यही तो आ गया कि तेरे को याद होगा एन इधर होता था। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया एन कॉस थीटा, और ये आ गया mg, और ये आ गया एन साइन थीटा। क्यों? तो वही वाला केस है बस, हो गया जो है। तो एन साइन थीटा, इसको मैंने लिखा था mv² अपॉन r। क्यों? और n कॉस थीटा, इसको लिखा था mg,
और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक, तो n कैंसिल हो गए और m कैंसिल हो गए, तो यहां से v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा हो गया। उज्जवल, बात समझ में आ गई बेटा? जो है v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, ये हो गई। इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं, इलाबरेट कर लेते हैं। एक बात बताओ कि g की वैल्यू तो फिक्स है, चलो, थीटा की वैल्यू भी एक गिवन रोड के, चलो फिक्स मान लेते हैं, फिक्स फॉर एक गिवन कोण कह देता हूं, चलो। उससे ज्यादा समझ में आएगा। एक कोण के लिए फिक्स हो गया, तो इसका मतलब एक तरीके से ये हुआ ना कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपको एक फिक्स रेडियस मिलेगी। ये वैसे लास्ट टाइम भी किया था। ये बताओ, फॉर ए पर्टिकुलर स्पीड, फॉर ए पर्टिकुलर स्पीड, वी हैव फिक्स्ड आर। गोपी, ये समझ में आ रहा तेरे, नहीं आ रहा बेटा? ये बता जो है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक फिक्स आर है। मतलब तू ये देखेगा कि जैसे ना v प्रोपोर्शनल टू आर है बेटा, जो है रूट आर। इसका मतलब जो r है वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। इसका मतलब v को अगर तू डबल करना चाहेगा तो फिर तेरे को रेडियस क्या लेनी पड़ेगी बेटा? जो है बता, जो है 4 टाइम्स ये लेनी पड़ेगी। मेका तेरे समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? ये बता जो है कि एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए एक ही स्पीड, एक ही रेडियस है, बस हो गया। ऐसे कह रहे, जैसे ये है कि मान ले यहां पे तू v स्पीड पे, इसकी रेडियस r है, तो जब तू इसको 2v करेगी तो फिर ये 4r की रेडियस लेनी पड़ेगी तेरे को। ये ध्यान रखना जो है। ये हो गया। उज्जवल बता, इस वाले केस में कोई डाउट तो नहीं है? उज्जवल बता बेटा, इस वाले केस में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं जब दोनों से तुम लेते हो, बोथ। फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। ये देखा जाए तो मोस्ट प्रैक्टिकल है ना। स्पेशली हिल्स में अगर देखोगे तो नहीं होता एक्चुअल में। तो वहां पे दोनों चीज से मिलेगा ना बेटा, तुम्हें फ्रिक्शन से भी मिलेगा और बैंकिंग से भी मिलेगा। क्यों? हिल्स में स्पेशली अगर आप देखोगे, जहाँ पे बैंड बड़े तगड़े होते हैं जो है। ठीक है, तो अब इसका क्या है कहानी, इसकी सुनो। अब मैं केवल इतना बना रहा हूँ बस ना। ये ऐसे सर्किल ले रहा है, तो इधर को मुझे mv² अपॉन r इतना रिक्वायर्ड है।
अब देखो मैं किस किस को कुछ नहीं कर सकता। हाँ देखो, मैं mg को कुछ नहीं कर सकता, n cos थीटा को भी कुछ नहीं कर सकता, ऊपर कोई लगेगा, और n sin थीटा को भी कुछ नहीं कर सकता, वो इधर को लगेगा। अब फ्रिक्शन की बात आई, क्यों? फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, और वो इवन ना जीरो भी हो सकता है बेटा। जो है याद है ना, पुरानी बातें भी याद होंगी बेटा। जो है फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन किसी भी केस में फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एन तक जा सकती है। बताओ ये पहले क्लियर है या नहीं है? उज्जवल भाई, इन तीनों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्रिक्शन पे ही मेरा थोड़ा बहुत जोर है। जो है फ्रिक्शन ऊपर लग सकता है, फ्रिक्शन नीचे लग सकता है, फ्रिक्शन जीरो हो सकता है, लेकिन किसी भी केस में फ्रिक्शन म्यू एन से ज्यादा नहीं होगा। अभी आएगा, तू पेशेंस रखा कर। तू जो है ना, तू मेडिटेशन कर। जो है समझ गया, तू कर मेडिटेशन बेटा। जो है उससे तेरे को बहुत फायदा होगा। ठीक। अब दूसरी बात सुन के आ। जो है अब ये जो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, या जीरो होगा, ये स्पीड ऑफ कार पे डिपेंड करेगा। मतलब फ्रिक्शन ऊपर है, नीचे है, या जीरो है, इट डिपेंड्स अपॉन कार। अपॉन कार्स स्पीड। हाँ सॉरी, जैसे तुम बताना मेरे को, तब मैं मानता हूं तुम्हें कि तुम इंटेलिजेंट हो। ये बताओ कि अगर स्पीड बिल्कुल जीरो हो बेटा, तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर को। और कितना लगेगा? बता, कितना लगेगा? अगर कार की स्पीड जीरो है तो कितना लगेगा बेटा? जो है हाँ, ये लगेगा mg साइन थीटा। और ये बता कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर v की वैल्यू रूट आर जी टेन थीटा है, मान ले, तो तूने तब नहीं देखा था फ्रिक्शन जीरो लिया था हमने? बता, अब समझ में आया या नहीं आया? गोपी, तेरे समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि इस वाली स्पीड पे एन वेक्टर प्लस वेट वेक्टर, ये ऑलरेडी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आ रहे हैं टूवर्ड सेंटर। तो मुझे फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता गोपी, बता। इस पर्टिकुलर स्पीड पे एन वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर का जो सम आ रहा है वो ठीक एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आ रहा है टूवर्ड सेंटर। तो मुझे फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहां से तुम्हें ऐसा कंक्लूजन नहीं मिला है? कंक्लूजन तुम्हें कुछ ऐसा मिलना चाहिए बेटा। जो है कि अगर v जीरो से रूट आर जी टेन थीटा हो, नहीं नहीं, ऊपर गलत कह रहा है।
तो फ्रिक्शन ऊपर को होगा। अगर v ठीक रूट आर जी टेन थीटा हो तो फ्रिक्शन 0 होगा, और अगर v ग्रेटर देन रूट आर जी टेन थीटा हो तो उस केस में फ्रिक्शन नीचे लगेगा। पहले बताओ ये समझ में आया? इन दोनों को समझ, ये तो मेरे ख्याल से आना चाहिए तुम्हें, पहले के दो तो समझ में आने चाहिए। क्यों उज्जवल? उज्जवल बता बेटा जो है। उज्जवल कहाँ चला गया? उज्जवल बता कहाँ चला गया बेटा जो है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा जो है, कि अगर v की वैल्यू 0 से रूट आर जी टेन थीटा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर, अगर v इतना होगा तो फ्रिक्शन 0, और ये फ्रिक्शन नीचे। अब तुम मजे की बात देखो कि फ्रिक्शन ना धीरे धीरे अपनी वैल्यू और डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है, उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हाउ फ्रिक्शन इज चेंजिंग। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखना उज्जवल बेटा, तेरे को आएगा मजा। ये है n cos थीटा, ये है n sin थीटा, ये है mg, और लो स्पीड में फ्रिक्शन ऊपर है। यार ये डॉगी को पता नहीं कौन परेशान करता है बेचारे को। ये थीटा है, ये फ्रिक्शन cos थीटा हो गया, और ये फ्रिक्शन sin थीटा हो गया। और मुझे इधर को mv² r चाहिए। पहले ये बताओ ये डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? गोपी बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? n cos थीटा ऊपर, n sin थीटा लेफ्ट में, f cos थीटा राइट में, f sin थीटा ऊपर, mg नीचे। ठीक, अब सुनो। हाँ, ये दोनों मिलके, ये तो पक्का है ना ये mg के इक्वल होंगे? बता, ये बताइए क्लियर है कि नहीं? बता, n cos थीटा प्लस f sin थीटा मिलके mg के इक्वल होंगे, ये तो कंफर्म है। ये वैसे कैंसिल इक्वेशन है। मीका तेरे समझ में आ रहा है बेटा? एक्चुअल में कई सारे कंसेप्ट एक साथ आ जा रहे हैं। मीका, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, उनको रोक भी नहीं सकता हूँ भाई, कई सारे कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं तो मैं उनको रोक तो सकता नहीं हूँ जो है। नहीं है तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg, ये तो कैंसिल इक्वेशन हो गई। अब मेरे को ये बता बेटा, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, ये इसको सेंट्रीपिटल दे रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? गोपी बता बेटा जो है, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये इसको सेंट्रीपिटल दे रहा है। क्यों? n sin थीटा
माइनस एफ कॉस थीटा, ये mv स्क्वायर अपॉन आर दे रहा है। इसको मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन कहता हूं। क्यों? अब जरा मैं इसी को फोकस कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को फोकस कर रहा हूं। देख, अगर मैं v को बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं v को बढ़ाता हूं तो राइट हैंड साइड बढ़ेगी ना। कॉपी बता। अभी रुक जा, फिर तेरे से कहा ना तू मेडिटेशन करेगा, तू करेगा मेडिटेशन। वहां मेडिटेशन सेंटर तू ढूंढेगा या मैं ही ढूंढ दूं? बता, फरीदाबाद में बता, मैं ढूंढ दूं या तू ढूंढ लेगा? बेटा ये बता जो है, तू बता जो है, तू ढूंढ लेगा मेडिटेशन सेंटर? नहीं ढूंढेगा? बता जो है। ठीक है, तो अगर वी को तू बढ़ाएगा तो इसका मतलब राइट हैंड साइड बढ़ेगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड शुड इंक्रीज। उज्जवल बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता बेटा, कि अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो राइट हैंड साइड बढ़ेगी, इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, उसमें से थीटा की वैल्यू तो फिक्स है। हाँ, थीटा तो फिक्स है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को तीन तरीके, फिर तू यार मेरे को ही ढूंढना पड़ेगा, तू नहीं तेरा मेडिटेशन सेंटर मुझे ढूंढना पड़ेगा जो है। ठीक है, अब तू लेफ्ट हैंड साइड को तीन तरीके से बढ़ा सकता है बेटा। ये देख जो है, लेफ्ट हैंड साइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय थ्री मेथड्स। कैसे? देखो, केवल n को बढ़ा दो। देखो जरा, केवल n को बढ़ा दो, या केवल f को कम कर दो। या क्या बताओ, लास्ट क्या हो सकता है? n को बढ़ो और f को कम करो। क्यों? ये भी तो हो सकता है कि n इंक्रीज करे और f डिक्रीज करे। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ही बता जो है, कि जब मैं v बढ़ा रहा हूं तो राइट हैंड साइड बढ़ रही है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बढ़ रहा है, तो मुझे अकॉर्डिंगली क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ानी पड़ेगी जो है। तो लेफ्ट हैंड साइड को तीन तरीके से बढ़ चेंज हो सकता है बेटा जो है, एन को बढ़ा दो या एफ को कम कर दो, या फिर एन को बढ़ा दो और एफ को कम कर दो। ठीक, लेकिन इसमें से ये होता है बेटा जो है, दिस हैपन्स। अब ये क्यों होता है? इसमें लगेगा टाइम, तो इसको मैं टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देता हूं। लेकिन आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ लेना बेटा आज, तब फिर कल हम वो करेंगे जो है। ठीक है ना, आज के लेक्चर में कई सारे कंसेप्ट आ गए थे, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना बेटा। ठीक है, बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न में। ओके, बाय एंड थैंक यू। बाय बेटा।